नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमने जो शुरू किया था वो था फर्स्ट ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा यानी स्कूल व्याख्याता परीक्षा का पेपर फर्स्ट। यहाँ हम राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलनों को पढ़ रहे थे दोस्तों। तो दोस्तों, ये ऊपर वाली सारी चीज़ें हम पढ़ चुके थे, यहाँ तक पढ़ चुके थे। अभी हमारा ये वाला टॉपिक चल रहा था और आज अपने इसको पूरा कर लेंगे दोस्तों। यानी किसान आंदोलन जो है हमारे इस तीसरे वीडियो के माध्यम से पूरे हो जाएंगे। उसके बाद में अपने डिस्कस करेंगे विजय सिंह पथिक, जिसके बारे में ज़्यादातर चीज़ें हमने पहले ही डिस्कस कर ली है। अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह और जोरावर सिंह बारठ के विषय में, जो तीनों एक ही वीडियो में हो जाएंगे। विजय सिंह पथिक की लगभग जानकारी हमने पिछली क्लास में किसान आंदोलन के दौरान ही हमने प्राप्त कर ली थी, तो इतना ज़्यादा कुछ अब इसमें बचता नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, आइएगा आज की क्लास शुरू करते हैं और यहाँ हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन के विषय में। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अलवर किसान आंदोलन के विषय में, जो 1921 से 1924 तक का टाइम पीरियड मानता है। यानी इसके दौरान यहाँ पर ये आंदोलन चला था दोस्तों। तो देखिएगा यहाँ पर क्या था कि मेवाड़ और मारवाड़ के अधिकांश किसान आंदोलन जो थे जागीरदारी क्षेत्रों में हुए थे। ज़्यादातर किसान आंदोलन जो हुए वो जागीरदार के होने के कारण हुए, लेकिन अलवर में खालसा क्षेत्रों में हुए थे जो सरकार के अंडर में हुआ करती थी। तो यहाँ भू राजस्व के सबसे गलत पद्धति इजारा पद्धति जो है वो लागू की गई थी दोस्तों। तो इसी से जो है इन लोगों को सबसे ज़्यादा समस्या थी। इसमें क्या किया जाता था कि अधिक बोली वाले को निश्चित अवधि के लिए भूमि दे दी जाती थी। तो यहाँ भू राजस्व के लिए सबसे गलत पद्धति, मतलब जो जितनी ज़्यादा बोली लगाता था उसको भूमि वो दे दी जाती थी, उसके बाद में उसको वो लगान देना पड़ता था दोस्तों। तो देखिएगा, मैं जो कहना चाहता हूँ कि मेवाड़ और मारवाड़ के अंदर अधिकतर किसान आंदोलन वहाँ हुए जहाँ जागीरी क्षेत्र थे, जागीरदार थे, लेकिन अलवर में जो हुआ वो खालसा क्षेत्र में हुआ। और यहाँ सबसे गलत पद्धति भू राजस्व के लिए जो थी वो इजारा पद्धति थी, जिसमें अधिक बोली लगाने वाले को निश्चित अवधि के लिए भूमि जो है वो दे दी जाती थी दोस्तों। अलवर रियासत में लगभग 20% भूमि जागीरदारों के अधीन और 80% भूमि जो है वो किसमें थी, खालसा में थी। इसलिए यहाँ पर ये समस्या थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी दोस्तों। तो जिस पर स्थायी भू स्वामित्व के किसानों को अधिकार दिए गए थे, जिन्हें विश्वेदारों के नाम से जाने जाते थे। क्या कहा हमने, यहाँ पर जो है स्थायी भू स्वामित्व के किसानों को अधिकार दिए गए थे, जिन्हें विश्वेदार के नाम से जानते थे हम। अलवर में 1876 के अंदर, कब 1876 में भूमि बंदोबस्त हो गया, लेकिन वहाँ के नरेश मंगल सिंह ने इसे स्थायी नहीं होने दिया क्योंकि उससे रेवेन्यू ज़्यादा मिल रहा था। 1922 के अंदर नया भूमि बंदोबस्त लागू हुआ। कब की बात है, 1922 के अंदर। इसमें उच्च वर्ग के किसानों की विशेष स्थिति को समाप्त कर दिया गया। यानी क्या कहा गया, उसमें उच्च वर्ग के जो किसान थे उनकी जो विशेष स्थिति थी उसको समाप्त कर दिया गया। और 1923 के अंतर्गत लगान की नई दरों को लागू कर दिया गया, जो काफ़ी ज़्यादा उनको पड़ रही थी। तो 1924 में महाराजा जयसिंह पुनः लगानों की दरों में वृद्धि कर देते हैं। ये नीमूचाणा कांड की अपने बात कर रहे हैं। 1924 के अंदर महाराणा जयसिंह पुनः लगान की दरों में वृद्धि कर देते हैं, जिसके विरोध में 1925 में, मई 1925 में लगभग 800 किसान नीमूचाणा गांव, जो बानसूर तहसील में है, वहां पर एकत्रित होते हैं और एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन वहां पर कर रहे होते हैं। तो इसी समय सेना जो है वो गोलियां चला देती हैं, जिससे सैकड़ों किसान जो हैं वहाँ पर मारे जाते हैं, शहीद हो जाते हैं दोस्तों। क्या हो गए, वहाँ पर शहीद हो गए। अब रियासत नामक एक अखबार था जो इसकी तुलना जलियांवाला बाग कांड से करता है। ये आपने सुना होगा, नीमूचाणा हत्याकांड जो है जिसकी तुलना जलियांवाला बाग कांड से की जाती है। तो रियासत अखबार जो था उसने इसकी जो तुलना है वो जलियांवाला बाग कांड से की थी दोस्तों। महात्मा गांधी इस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताते हैं। जलियांवाला से तुलना तो रियासत ने कर दी, लेकिन महात्मा गांधी ने तो इसे जलियांवाला से भी अधिक विभत्स बताया। डायरिज्म, डबल डिस्टिलेट की संज्ञा इनके द्वारा दी गई थी दोस्तों। ये विरोध चलता है और अंततः सरकार को झुकना पड़ता है और आंदोलन एक बार जो है क्या होता है, यहाँ पर आकर के रुक जाता है दोस्तों। यहाँ एक और जो इम्पोर्टेंट घटना थी उसके विषय में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। 1921 में महाराजा जयसिंह जंगली सुअरों के मारने पर प्रतिबंध लगा देते हैं।
इससे वहाँ के किसान जो हैं वो नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि ये सूअर उनकी फसल खराब कर देते थे दोस्तों। तो ये एक बड़ी समस्या इनके सामने हो गई थी। सूअरों की समस्या को लेकर के 1921 में किसानों के द्वारा आंदोलन किया जाता है, क्योंकि जब आप अलवर आंदोलन की बात करते हैं तो आपके दिमाग में यही आता है, इसलिए मैंने इस पॉइंट को भी नहीं छोड़ा है। सूअरों की समस्या जो है इसके निवारण के लिए आंदोलन करते हैं और अंततः सरकार के द्वारा इन सूअरों को मारने की अनुमति प्रदान कर दी जाती है दोस्तों। फिर हम बात करते हैं मेव किसान आंदोलन की। अजमेर का ही ये क्षेत्र हुआ करता था, मेव वहीं की जाती है। तो अलवर रियासत के मेवों ने 1932 में आंदोलन प्रारंभ किया। किसके नेतृत्व में? डॉक्टर मोहम्मद अली के नेतृत्व में। लेकिन ये मेव कहाँ के हैं? अलवर रियासत के दोस्तों। 1932 में अंजुमन खालिद उल इस्लाम नामक संस्था है, वो कुछ मांगे अलवर के दरबार में प्रस्तुत करती है, जैसे उर्दू शिक्षा का प्रचार किया जाए, मस्जिदों को राज्य के नियंत्रण से मुक्त रखा जाए, मुसलमानों के लिए पृथक शिक्षण संस्थानों की स्थापना। इस प्रकार की जो मांगे हैं अंजुमन खालिद उल इस्लाम संस्था के द्वारा 1932 में की जाती है प्यारे दोस्तों। अक्टूबर 1932 में अखिल भारतीय मुस्लिम कांग्रेस कॉन्फ्रेंस का एक शिष्टमंडल वायसराय से शिमला में जाकर के मिलता है और वहाँ से जो अलवर के मुसलमान हैं उसकी मांगों को वहाँ पर प्रस्तुत करता है दोस्तों। इन मांगों में लगान में कमी, चुंगी कर, चारागाह कर में कमी, ये सारी मांगे जो हैं इस मांगों में शामिल थी, जो अलवर के मुसलमानों की तरफ से शिमला के अंतर्गत की गई थी वायसराय के साथ में, जब शिष्टमंडल भारतीय मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का वहाँ से मिला था दोस्तों। तिजारा दंगे भी इसी क्रम में एक बड़ी घटना है। 1933 की सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे और अंग्रेजी सेना अलवर पहुंच जाती है 1933 में। इन दंगों की आड़ में मई 1933 में प्रगतिशील महाराणा जय सिंह को निष्कासित कर दिया जाता है और मेवों को अनेक सुविधाओं के साथ लगान में भी छूट प्रदान कर दी जाती है दोस्तों। तो क्या हुआ, 1933 के अंदर सांप्रदायिक दंगे भड़क जाते हैं। दंगों की आड़ में ही प्रगतिशील महाराणा जय सिंह जो है उनको हटा दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है और मेवों को अनेक सुविधाएं भी दी जाती हैं और साथ ही साथ उनके लगान में भी डिस्काउंट दे दिया जाता है। फिर अगला इम्पोर्टेंट आंदोलन जो है हमारा वो है दूधवा खारा आंदोलन। दूधवा खारा आंदोलन जो है बीकानेर रियासत के दूधवा खारा व कांगड़ा गांव, वर्तमान में ये चूरू जिले में है, कि किसानों ने जागीरदार के अत्याचारों और शोषण से तंग आकर के किया था दोस्तों। उनके विरुद्ध ये आंदोलन किया गया था। जून 1945 में आंदोलन को किसान हनुमान सिंह ने नेतृत्व प्रदान किया था। किसने? किसान हनुमान सिंह के नेतृत्व में ये हुआ था। इसमें कांगड़ा कांड हुआ था, इसकी अपनी बात कर लेते हैं। 1946 का ये कांगड़ के जागीरदार के सैनिकों ने दूधवा खारा के गांवों की महिलाओं और बच्चों को कांगड़ दुर्ग में बंदी बना लिया और इनके साथ में बहुत सारे अत्याचार किए। इन अत्याचारों को ही हम कांगड़ कांड के नाम से जानते हैं। फिर हम बात करते हैं, छोटे छोटे आंदोलन हैं अभी हमारे पास में, जोधपुर आंदोलन की। तो सामाजिक कार्यकर्ता थे चांदमल सुराणा। आपसे यहाँ यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि तोल आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो चांदमल सुराणा के नेतृत्व में मारवाड़ जोधपुर में 1920-21 में ये आंदोलन हुआ था दोस्तों। चांदमल सुराणा क्या करते हैं, कुछ जोशीले युवकों को साथ मिलाते हैं और मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना करते हैं 1920 में। तो यहाँ बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है कि मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? चांदमल सुराणा ने की थी। कब की थी? 1920 में की थी दोस्तों। मारवाड़ हितकारिणी सभा के प्रथम अध्यक्ष हैं चांदमल सुराणा और मंत्री हैं श्री किशनलाल बाफना। तो पहले अध्यक्ष चांदमल सुराणा और मंत्री थे श्री किशनलाल बाफना। संस्था के अन्य प्रमुख कार्यकर्ता थे प्रताप चंद सोनी, एडवोकेट शिवकर्ण जोशी, जयनारायण व्यास और आनंद राज सुराणा। ये सभी उसी संस्था में शामिल थे। इसमें बस इतना ही है। यहाँ हमें याद क्या रखना है, विशेषतः ये तोल आंदोलन जो है ना, यही परीक्षा में आता है और कोई ज़्यादा चीज़ें परीक्षा में नहीं आती हैं। मारवाड़ हितकारिणी सभा है, इसके बारे में भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। फिर हम बात करें बीकानेर किसान आंदोलन की। तो बीकानेर राज्य में सामाजिक चेतना की लहर पैदा करने का श्रेय कन्हैया लाल ढूंढ और उनके शिष्य गोपाल दास को जाता है, जिन्होंने 1907 में चूरू में सर्वहितकारिणी सभा का गठन किया था दोस्तों। किसका गठन किया है? सर्वहितकारिणी सभा का गठन जो है वो इनके द्वारा किया गया है 1907 के अंदर।
सर्वहितकारिणी सभा ने चूरू में लड़कियों की शिक्षा के लिए पुत्री पाठशाला और अछूतों की शिक्षा के लिए कबीर पाठशाला की स्थापना की थी दोस्तों। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक तो पुत्री पाठशाला है चूरू में, किसने स्थापित की? सर्वहितकारिणी सभा ने चूरू में लड़कियों की शिक्षा के लिए पुत्री पाठशाला की स्थापना की और अछूतों की शिक्षा के लिए कबीर पाठशाला की स्थापना की है दोस्तों। पंडित चंदनमल बहेड़ और गोपाल दास 26 जनवरी 1930 को चूरू में सर्वोच्च शिखर जो है धर्मस्तूप, वहाँ पर तिरंगा झंडा फहरा देते हैं और बीकानेर राज्य में इससे तहलका मच जाता है दोस्तों। क्या कहा हमने? पंडित चंदनमल बहेड़ और गोपाल दास जो हैं 26 जनवरी 1930 को चूरू में धर्मस्तूप पर झंडा फहराते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, किसने फहराया था? तो नाम याद रखिएगा और इसमें बीकानेर राज्य में पूरी तरह से तहलका मच जाता है दोस्तों। और इसी को बीकानेर षड्यंत्र अभियोग कहते हैं और इसी अभियोग के तहत चंदनमल बहेड़, सत्यनारायण सर्राफ, गोपाल दास, बद्री प्रसाद, प्यारेलाल सारस्वत को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन अभियुक्तों के ऊपर सेशंस जज जो है ब्रज किशोर चतुर्वेदी की अदालत में राजद्रोह का मुकदमा प्रारंभ कर दिया जाता है। बीकानेर के सुप्रसिद्ध वकील थे श्री रघुवर दयाल गोयल और उनके साथी मुक्ता प्रसाद। ये बीकानेर षड्यंत्र केस में अभियुक्तों की ओर से पैरवी करते हैं। बस इतना ही था इसमें, बाद में ये आज़ाद हो जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर बीकानेर किसान आंदोलन में, बीकानेर आंदोलन के दौरान हमें जो याद रखना है वो यहाँ नेतृत्वकर्ता सर्वहितकारिणी सभा और कबीर पाठशाला, पुत्री पाठशाला, चंदनमल बहेड़ हो गया और बीकानेर षड्यंत्र केस हो गया। इसमें जो जो नाम है ये चीज़ें हमें याद रखनी है और कुछ ज़्यादा ये एक्स्ट्रा ही है दोस्तों। बाकी तो जो किसान आंदोलन में देखिए बिजोलिया, बेंगू, अलवर, बस यही आते हैं। इनके विषय में मैं आपको बड़े अच्छे से बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी अपने कोशिश ये रही कि कुछ भी छोड़े नहीं। कहीं छोटी सी भी किसान आंदोलन की बात है तो वो भी अपने पढ़ रहे हैं। तो धौलपुर में जन जागृति के अग्रदूत थे यमुना प्रसाद वर्मा। ये 1910 में आचार सुधारणी सभा की स्थापना करते हैं। तो देखिएगा, यमुना प्रसाद वर्मा ने 1910 में आचार सुधारण सभा की स्थापना की और धौलपुर के जवानों को समाज सेवा की ओर आकर्षित किया। यहाँ हमें क्या याद रखना है? धौलपुर में जन जागृति के नेता किसे मानेंगे? यमुना प्रसाद वर्मा। उन्होंने कौन सी संस्था बनाई? आचार सुधारणी सभा। कब बनाई? 1910 में। काम क्या था? समाज सेवा की ओर आकर्षित करना। किनको? युवाओं को। 1911 में धौलपुर में यमुना प्रसाद वर्मा ने आर्य समाज की स्थापना की। इसमें ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने भी सक्रिय हाथ बटाया था। तो आपसे पूछा जाए धौलपुर में आर्य समाज की स्थापना किसने की है, तो यमुना प्रसाद वर्मा के द्वारा की गई है दोस्तों। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, जोहरी लाल इंदु, विष्णु स्वरूप वैद्य सन 1934 में नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना भी करते हैं दोस्तों 1934 में, जिससे राज्य में मातृभाषा हिंदी का बड़ा प्रचार होता है। तो नागरी प्रचारिणी सभा ने बहुत सारी पुस्तकों का संपादन भी किया था। तो नागरी प्रचारिणी सभा के अंदर कौन कौन है? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु हैं, जोहरी लाल इंदु हैं, विष्णु प्रसाद स्वरूप वैद्य हैं। तो ये 1934 में नागरी प्रचारिणी सभा का स्थापना करते हैं और ये मातृभाषा हिंदी के लिए बहुत ही अमूल्य कदम था दोस्तों। एक फिर छोटा सा करौली का किसान आंदोलन भी है। करौली में 1927 में कुंवर मदन सिंह द्वारा बेगार प्रथा को समाप्त कर दिया और फसल की रक्षा के लिए सूरों को मारने की इजाज़त और उर्दू के स्थान पर हिंदी की राजभाषा के लिए आंदोलन चलाया गया। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंदोलन चलाया गया 1927 में, बेगार प्रथा को समाप्त करने, फसलों की रक्षा के लिए सूरों को मारने की इजाज़त और उर्दू के स्थान पर हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए ये आंदोलन किया गया है दोस्तों। कुंवर मदन सिंह अपनी पत्नी सहित भूख हड़ताल पर बैठे थे। इसका नेतृत्वकर्ता हम किसको मानेंगे? कुंवर मदन सिंह को मान लेते हैं दोस्तों। और जब भूख हड़ताल पर बैठे तो इनकी सारी मांगों को जो है वो स्वीकार कर लिया गया था। बाद में हैजे के कारण जो है कुंवर मदन सिंह की मृत्यु भी हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों इतना ही था ये टॉपिक, सारी चीज़ें हमने अच्छे से डिस्कस कर ली है। सच में क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर नहीं लगी हो तो मत कीजिएगा दोस्तों। कुछ सीखा हो तो अपने दोस्तों को भी बता देना। इसी तरह से हमारी जो क्लासेस है रेगुलर रहेंगी, रेगुलर चल भी रही हैं और जल्दी अपने सिलेबस को पूरा कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं कुछ और नई जानकारी के साथ, कुछ और नए तथ्यों के साथ। तब तक यूँ ही बने रहें हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।